26वां क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के लिए कौन कौन से कच्चे माल बाहर से मंगवाने पड़ते थे? इसके लिए कौन कौन से परिवहन मार्गों द्वारा मंगवाए जाते थे? ये भी इम्पोर्टेंट है। शिल्प उत्पादन के लिए पत्थर, लकड़ी तथा धातु आदि कच्चे माल बाहर से मंगवाने पड़ते थे। ये स्थल तथा जलमार्गों द्वारा मंगवाए जाते थे। 27वां क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस बात से संकेत मिलता है कि स्थल मार्ग हड़प्पाई लोगों के लिए परिवहन का महत्वपूर्ण साधन थे? ठीक है, तो उत्तर है इसका, हड़प्पा स्थलों से मिट्टी से बने बैलगाड़ियों के खिलौनों के प्रतिरूप प्राप्त हुए हैं। यही प्रतिरूप यह संकेत देते हैं कि स्थल मार्ग हड़प्पाई लोगों के लिए परिवहन का महत्वपूर्ण साधन थे। ये काय का चित्र दिख रहा है हमें इधर, ये जो चित्र है ये प्रतिरूप है किसका? बैलगाड़ी के खिलौनों का। ठीक है, ये प्राप्त हुए थे यहाँ से, हड़प्पा से। 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम। पुरातत्वविदों ने किस क्षेत्र की संस्कृति की गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया? इस संस्कृति के दो विशिष्ट लक्षणों को बताइए। तो आंसर है इसका, पुरातत्वविदों ने राजस्थान के खेतड़ी क्षेत्र की संस्कृति को गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया। ये भी इम्पोर्टेंट है, आ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में किस संस्कृति को गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया गया? जो राजस्थान के खेतड़ी क्षेत्र था उसे। ठीक है, क्या नाम दिया गया था? गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम। ठीक है, लक्षण क्या थे इसके? पहला लक्षण था इसका, इस संस्कृति के विशिष्ट मात्र मृतभांड हड़प्पा मृतभांडों से भिन्न थे। यहाँ तांबे की वस्तुएं बड़ी मात्रा में मिली हैं। ठीक है, 29वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पाई क्षेत्र से ओमान, दिलमुन तथा मेसोपोटामिया तक किन मार्गों में लाया जाता था? इस संबंध में क्या साक्ष्य है? तो आंसर है इसका, हड़प्पाई क्षेत्र में ओमान, दिलमुन तथा मेसोपोटामिया तक संभवतः जलमार्गों द्वारा जाया जाता था। इस बात का संकेत हड़प्पाई मोहरों पर बने जहाज़ों के नावों के चित्र से मिलता है। प्रश्न तीसरा, आप कैसे कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग सफाई पसंद करते थे? ये भी आ सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो पहला, हम निम्नलिखित तरीकों से कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग सफाई पसंद करते थे। पहला, लगभग लोग प्रत्येक घर में एक स्नानागार होता था। ठीक है, हर घर में। दूसरा, गंदे पानी की निकासी की उचित व्यवस्था थी। और तीसरा, गलियों की नालियां ढकी हुई थीं और उनकी नियमित रूप से सफाई होती थी। और चौथा, मोहनजोदड़ो से के दुर्ग पर मिले विशाल स्नानागार में लोग अवसरों को पर सामूहिक स्नान करते थे। 31वां क्वेश्चन देखते हैं इसका, मोहनजोदड़ो के आवासों यानी घरों की दो विशेषताएं बताओ। आ सकता है ये भी। पहला, मोहनजोदड़ो के हर घर में एक स्नानागार होता था जिसका फर्श ईंटों से बना होता था। स्नानागार की नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थीं। और दूसरा, कई आवासों में कुएं थे। कुएं प्राय एक ऐसे क्षेत्र में बनाए जाते थे जिसमें बाहर से आया जा सकता है। ऐसा संभवतः इसलिए किया गया था ताकि राहगीर कुएं का प्रयोग ना कर सकें। ठीक है, मेसोपोटामिया के लेख मेलुआ से प्राप्त किन उत्पादों का उल्लेख करते हैं? यह मेलुआ से क्या अभिप्राय है? तो मेसोपोटामिया के लेख मेलुआ से प्राप्त कार्नेलियन, लाजवद मणि, तांबे, सोने तथा विभिन्न प्रकार की लकड़ियों का उल्लेख करते हैं। यहाँ मेलुआ से अभिप्राय संभवतः हड़प्पाई क्षेत्रों से है। तैंतीसवां क्वेश्चन देख लेते हैं। 33वां क्वेश्चन है, हड़प्पाई लिपि की दो विशेषताएं बताओ। पहला, हड़प्पाई लिपि वर्णमालीय नहीं बल्कि चित्रमय थी। ये हमने पार्ट चौथे में बात कर ली थी। ठीक है, पार्ट तीसरे में। और क्या था दूसरा इसका? दूसरा, यह संभवतः दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी क्योंकि कुछ मोहरों पर दाईं ओर चौड़ा अंतराल है जबकि बाईं ओर यह संकुचित है, जैसे लिखते लिखते स्थान कम पड़ गया हो। ठीक है,
थोड़ा थोड़ा देखो, ये रहा थोड़ा थोड़ा वो है गैप, ठीक है। ये जो चित्र है, ये चित्र मैंने पार्ट तीसरे में भी बना के दिखाया था। कहाँ से लिखी जाती थी? बाईं ओर से, दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। ये लिपि थी हड़प्पा सभ्यता की। ये शिलालेख नामक पत्थरों पे थी, देखो ये रहा, ठीक है। 34वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा स्थलों से किन किन पुरावस्तुओं पर लिखावटी मिली? मोहरों, तांबों के औजारों, मर्तबानों के अवठों, आभूषणों, तांबे तथा मिट्टी की लघु पट्टिकाओं, अस्थि छिड़ों आदि पर, ठीक है। 35वां क्वेश्चन। हड़प्पाकालीन समाज में के शासन और शासकों के बारे में किन्हीं दो विचार लिखिए। पहला, कुछ प्राथमिकता के हड़प्पाकालीन समाज में शासक नहीं थे, समाज में सभी की स्थिति एक समान थी। दूसरा, प्राथमिक यह मानते थे कि यहाँ कोई भी शासक नहीं था, बल्कि कई शासक थे, ठीक है। छत्तीसवां क्वेश्चन देखते हैं। तो 36वां क्वेश्चन कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए कौन कौन से उत्तरदायी थे? ठीक है, पतन मैंने पहले ही पार्ट में बताया था इसके पतन के बारे में, ठीक है। तो ये वही आ गया है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहला कह रहा है जलवायु परिवर्तन के कारण, वनों की कटाई के कारण, अत्यधिक बाढ़ के कारण, नदियों का सूख जाना अथवा मार्ग बदल लेना, भूमि का अत्यधिक उपयोग आदि। और एक और लिख सकते हैं आप, आर्यों के आगमन से, ठीक है। 37वां, स्तर क्रम विज्ञान से अभिप्राय क्या है? पुरातत्व टीलों में विभिन्न स्तर होते हैं, इन स्तरों के अध्ययन को स्तर क्रम विज्ञान कहते हैं। सामान्य तौर पर सबसे निचले स्तर प्राचीनतम तथा सबसे ऊपरी स्तर नवीनतम होते हैं। 38वां क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज के किन दो पुरातत्वविदों के प्रमुख योगदान रहा है? तो मैंने बताया था पहले पार्ट में, पहले थे दयाराम साहनी और दूसरे थे राखलदास बनर्जी, ठीक है। जॉन मार्शल कौन थे? इनके बारे में हमने पार्ट तीसरे में, वो पार्ट चौथे में बात कर ली थी। जॉन मार्शल कौन थे? जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे, ये दूसरे नंबर पे थे, ठीक है, द्वितीय थे। वह भारत में कार्य करने वाले पहले पेशेवर पुरातत्व थे। वह अपने साथ यूनान तथा क्रीट में अपने कार्यों का अनुभव लेकर आए। सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा 1924 में उन्होंने ही की थी, ठीक है। जॉन मार्शल के उत्खनन कार्य में की क्या त्रुटि थी? इस समस्या का निदान कीजिए। ये भी हमने पार्ट चौथे में इसके बारे में बात कर ली थी। जॉन मार्शल टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण करने के बजाय एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई उत्खनन करने का प्रयास करते थे। फलस्वरूप बहुत सी बहुमूल्य जानकारियों सदा के लिए लुप्त हो जाती थी, ठीक है। इस समस्या का निदान 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर तीसरे जो थे जनरल R.E.M. व्हीलर ने किया था। इसका निदान किसने कर दिया था? I.M. व्हीलर ने। 40वां क्वेश्चन, हड़प्पाई जीवन को जानने अथवा पुनर्निर्मित करने की में क्या क्या समस्याएं हैं? कोई दो कारण बताइए। पहला, हड़प्पा सभ्यता में की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण तो यही है, जो सबसे बड़ा है आज तक। अतः इससे इस प्राचीन सभ्यता को जानने में कोई सहायता नहीं मिलती। दूसरा, कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी, सड़कंडे आदि जैविक वस्तुएं गल सड़ गई हैं, जिससे हमें पता नहीं चल पाया इसके बारे में कुछ भी। तो ये हो गए हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब हम लॉन्ग आंसर, तो अब हम पढ़ेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। गलत लिख रखा है शॉर्ट, इधर लॉन्ग आएगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा संस्कृति के विस्तार काल तथा नामकरण की संक्षिप्त जानकारी दीजिए। तो आंसर है इसका, हड़प्पा संस्कृति सिंधु घाटी की सभ्यता का दूसरा नाम है। पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशेष शैली की होती है। इनका संबंध प्राय एक
संदर्भ में उन विशिष्ट पुरावस्तुओं में के मोहरों, मन के बाँट, पत्थर के फलक और पकी हुई ईंटों शामिल हैं। ये वस्तुएं अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, पाकिस्तान तथा गुजरात आदि क्षेत्रों से मिली हैं, जो एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित हैं। नामकरण तथा इसका काल कैसे निश्चित किया गया? तो इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक पुरास्थल के नाम पर किया गया है। यह संस्कृति पहली बार इसी स्थान पर खोजी गई थी। इसका काल लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व में किया गया था, जैसे मैंने पहले पार्ट में बता दिया था। ठीक है, इस क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता के पहले और बाद में भी संस्कृति का अस्तित्व था, जिन्हें क्रमशः आरंभिक तथा परिवर्ती हड़प्पा संस्कृतियों कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को इन संस्कृतियों से अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसका, हड़प्पाई लोगों के निर्वाह के तरीके कौन कौन से थे? तो हड़प्पाई सभ्यता के लोगों के निर्वाह के मुख्य तरीके निम्नलिखित थे। लोग कई प्रकार के पेड़ पौधों तथा जानवरों से भोजन प्राप्त करते थे। मछली उनका मुख्य आहार था। दूसरा, अनेक अनाजों में गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल शामिल थे। इन अनाजों के दाने कई हड़प्पा स्थलों से मिले हैं। लोग बाजरा तथा चावल भी खाते थे। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से मिले हैं। चावल का प्रयोग संभवतः कम किया जाता था, क्योंकि चावल के दाने अपेक्षाकृत कम मिले हैं। वे जिन जानवरों से भोजन प्राप्त करते थे उनमें भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर शामिल हैं। ये सभी जानवर पालतू हैं। भोजन प्राप्त करने की जानकारी कैसे पता चली? क्योंकि इन जानवरों की इन्हें वहाँ से मांस मिला था, इसलिए पता चलता है कि ये इन जानवरों को भोजन बनाते थे। हिरण तथा घड़ियाल की हड्डियों भी मिली हैं। इससे अनुमान लगाया गया है कि हड़प्पाई लोग इसका मांस खाते थे, परंतु यहाँ पता नहीं चल पाया है कि इन जानवरों के शिकार वे स्वयं करते थे अथवा इनका मांस अन्य शिकारी समुदाय से प्राप्त करते थे। ये कुछ पक्षियों का मांस भी खाते थे। तीसरा क्वेश्चन इसका कह रहा है, आपके विचार में हड़प्पा सभ्यता की लिपि रहस्यमय क्यों कहा गया है? इसे लिपि को मुख्य विशेषता बताइए, या फिर हड़प्पा लिपि एक संक्षिप्त नोट लिखिए हड़प्पा लिपि के ऊपर। यह आ सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं इसका आंसर। तो आंसर है इसका, हड़प्पा लिपि को रहस्यमयी इसलिए कहा गया है क्योंकि अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका। इस प्रकार इसका रहस्य अभी तक बना हुआ है। इसकी विशेषता यह लिपि वर्णमाला नहीं है। यह ऐसे चित्रों वाली है जो किसी विशेष स्वर या व्यंजन को व्यक्त नहीं करते। ये चिन्ह किसी बात या वस्तु के प्रतीक थे। दूसरा, इस लिपि के चिन्हों की संख्या 375 से 400 के बीच है, जो मैंने पार्ट तीसरे में बता दिया था। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसका संकेत के बाद से पता चलता है कि मोहरों पर इसकी लिखावट में दाईं ओर चौड़ा अंतराल है, जबकि बाईं ओर कम संकुचित है। इससे पता चलता है कि इसकी बाईं ओर स्थान कम पड़ गया हो। चौथा, इस लिपि की लिखावट बहुत सी वस्तुओं पर मिली है। यह भी संभव है कि नष्ट हो गई वस्तुओं पर कुछ लिखा गया हो। इसका अर्थ यह लगाया जाता है कि साक्षरता व्यापक थी। ठीक है, क्वेश्चन चौथा इसका देख लेते हैं हम। क्वेश्चन चौथा, पुरातत्वविद हड़प्पाई समाज में सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का पता किस प्रकार लगाते हैं? वे कौन सी विभिन्नताओं पर ध्यान देते हैं? तो पुरातत्वविद हड़प्पाई समाज के सामाजिक आर्थिक विभिन्नताओं का पता कई प्रकार लगाते हैं। इसके लिए वे मुख्यतः निम्नलिखित विभिन्नताओं का आधार बनाते हैं। पहला, शवाधान। शवाधानों में मृतकों को दफनाते समय उनके साथ विभिन्न प्रकार की वस्तुएं रखी जाती हैं। ये वस्तुएं बहुमूल्य भी हो सकती हैं और साधारण भी। हड़प्पा स्थलों के जिन गर्तों में शवों को दबाया गया था वहाँ भी यह भिन्नता दिखाई देती है। बहुमूल्य वस्तुएं मृतक मजबूत आर्थिक स्थिति को व्यक्त करती हैं, जबकि साधारण वस्तुएं उसकी साधारण आर्थिक स्थिति की प्रतीक हैं। अब इसमें विलासिता की चीज़ें क्या थी, ठीक है, उनके बारे में देखते हैं। विलासिता की वस्तुएं कौन कौन सी थी? सामाजिक भिन्नताओं को पहचानने के लिए अन्य विधि है पुरावस्तु का अध्ययन।
पुरातत्वविद इन्हें मोटे तौर पर उपयोग अथवा विलास की वस्तुओं में वर्गीकृत करते हैं। पहले वर्ग में उपयोग की गई वस्तुएं शामिल हैं। इन्हें पत्थर अथवा मिट्टी आदि साधारण पदार्थों से आसानी से बनाया जा सकता है। इन्हें चक्कियाँ, मृतभांड, सुइयाँ, झावा आदि शामिल हैं। ये वस्तुएं सभी बस्तियों में पाई गई हैं। पुरातत्व वस्तुओं की कीमती मानते हैं जो दुर्लभ और अथवा महंगी हो या फिर स्थानीय स्तर पर ना मिलने वाले पदार्थों से अथवा जटिल तकनीकों से बनी हो। इस दृष्टि से फ्योन्स के छोटे पात्र की कीमत मानी जाती है क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था। जिन बस्तियों में ऐसी कीमती वस्तुएं मिली हैं वहाँ के समाजों का स्तर अपेक्षाकृत ऊंचा रहा होगा। ठीक है।